इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी स्वरचित लिखित मौलिक रचना है। किसी भी प्रकार की कॉपी, रीअपलोड, एडिट या पुनर्प्रयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर कॉपीराइट एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, मर्यादा कहानी का दूसरा भाग आज यहाँ प्रसारित किया गया है। एक शाम मयूर विहार के उस फ्लैट में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। घड़ी में रात के 9:30 बज चुके थे। डाइनिंग टेबल पर दाल और रोटियां ठंडी हो चुकी थी। प्रेमनाथ सोफे पर बैठे अपने पैरों पर तेल की मालिश कर रहे थे। उनकी आंखें बार बार दीवार घड़ी पर टिक जाती थी। तभी दरवाजे का लॉक खुला और मनीषा अंदर दाखिल हुई। वो थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऑफिस की किसी बात को लेकर एक मुस्कान थी। उसके हाथ में एक महंगा पल्स ब्रांड का बैग था और हवा में एक आधुनिक फ्रेंच परफ्यूम की खुशबू तैर गई। वो खुशबू जो प्रेमनाथ के पुराने कश्मीरी इत्र से कोसों दूर थी। इतनी देर? 9:30 बज रहे हैं मनीषा। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे समय पर दवा खानी होती है और अकेले इस सन्नाटे में मेरा दम घुटता है। प्रेमनाथ की आवाज़ में एक शिक्षक का रौब नहीं, बल्कि एक लाचार बुजुर्ग की चिड़चिड़ाहट थी। मनीषा ने गहरी सांस ली, अपनी हील्स उतारी और बैग को मेज पर पटकते हुए बोली, प्रेमनाथ जी, प्लीज़, मैं ऑफिस में काम करके आ रही हूँ। कोई मॉल में मटर गश्ती नहीं कर रही थी। पब्लिशिंग हाउस में आज बुक लॉन्च इवेंट था। वहाँ रुकना मेरी नौकरी के लिए ज़रूरी है। मैं आपकी तरह 24 घंटे घर पर बैठकर पुरानी किताबें नहीं चाट सकती। आपकी तरह घर पर बैठकर। इन शब्दों ने प्रेमनाथ के कलेजे में एक सुई की तरह चुभन पैदा की। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया और कांपती आवाज़ में बोले, तुम भूल रही हो मनीषा कि तुम जिस पब्लिशिंग हाउस में काम कर रही हो, वहाँ की आधी किताबें कभी मेरे रेफरेंस से छपती थी। आज मेरी स्थिति ऐसी है तो तुम मुझे ताना मार रही हो। पहले तो तुम मुझे सर कहती थी। मेरी हर बात तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर होती थी। वक्त बदल चुका है, मनीषा ने रसोई की तरफ बढ़ते हुए रूखे स्वर में कहा। तब मैं 23 साल की नासमझ लड़की थी, जिसे आपकी बड़ी बड़ी बातें जादुई लगती थी। लेकिन हकीकत की दुनिया में सिर्फ कविताओं से पेट नहीं भरता। घर का किराया, बिजली का बिल और आपकी ये दवाइयाँ, इन सब के लिए मुझे काम करना होगा। और जब मैं काम करूँगी तो मुझे ऑफिस के तौर तरीकों से जीना होगा। प्रेमनाथ ने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर के दर्द ने उन्हें वापस सोफे पर गिरा दिया। उन्होंने बेबसी और गुस्से से मनीषा की तरफ देखा, जो प्लेट में खाना निकाल रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उम्र का वो इतने साल का फासला, जिसे उन्होंने दैवीय प्रेम के झूठे आवरण में छुपा रखा था, अब एक विशाल और खौफनाक खाई बनकर उनके सामने खड़ा था। मनीषा अपनी जवानी के सबसे खूबसूरत और ऊर्जावान दौर में थी, जबकि वे अपनी ज़िंदगी की अंतिम ढलान पर खड़े एक बीमार तीमारदार की तलाश में थे। मनीषा खाना खाकर सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रेमनाथ हॉल में अकेले बैठे रहे। खिड़की से बाहर दिल्ली की भागती हुई गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। उन्हें याद आया कि जब वे बीमार होते थे तो उनकी पत्नी अनुराधा कैसे रात रात भर जागकर उनके पैर दबाती थी। रोहित कैसे चुपचाप उनके सिरहाने पानी का गिलास रख जाता था। आज वो सब कुछ दांव पर लगाकर वे इस युवा लड़की के रहमो करम पर थे, जिसके पैर अब इस घर से बाहर की आधुनिक दुनिया के लिए मचलने लगे थे। उनके इस तथाकथित दैवीय रिश्ते में पहली बार एक ऐसी कड़वी खटास आ चुकी थी जिसे छुपा पाना मुमकिन नहीं था। पब्लिशिंग हाउस की व्यस्त दिनचर्या में बदलाव की बयार तब आई जब कंपनी ने अपने क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट डिपार्टमेंट के लिए एक नए सीनियर मैनेजर की नियुक्ति की। उनका नाम था विक्रांत मल्होत्रा। उम्र यही कोई 28-29 साल। लंबा कद, कसरती बदन और आधुनिक कारपोरेट जगत की तमाम खूबियों से लैस। विक्रांत की एंट्री ने ऑफिस के माहौल में एक नई ऊर्जा भर दी थी। वो जितना अपने काम को लेकर संजीदा था, अपने सहकर्मियों के साथ उतना ही दोस्ताना और सहज भी था। मनीषा के लिए विक्रांत का आना एक ताज़ा हवा के झोंके जैसा था। अब तक वो ऑफिस में काम तो करती थी, लेकिन एक अदृश्य तनाव हमेशा उसके साथ रहता था। विक्रांत ने जब पहली मीटिंग ली तो मनीषा उसके प्रेजेंटेशन और बात करने के आधुनिक लहजे से काफ़ी प्रभावित हुई।
मनीषा, मैंने तुम्हारा पिछला ड्राफ्ट देखा। तुम्हारी भाषा में एक गहरा ठहराव है जो बहुत दुर्लभ है। एक दोपहर विक्रांत ने कॉफी मशीन के पास खड़े होकर कहा। उसके चेहरे पर एक सहज और अहानिकर मुस्कान थी। मनीषा ने मुस्कुराते हुए अपनी जुल्फों को कान के पीछे समेटा। थैंक यू विक्रांत। एक्चुअली मैंने काफ़ी समय तक क्लासिकल लिटरेचर पढ़ा है, शायद इसलिए। दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसे ही लोगों की टीम में ज़रूरत है जो सिर्फ लिखते ना हो बल्कि शब्दों को महसूस करते हों। आज शाम को अगर तुम फ्री हो तो क्या हम नए प्रोजेक्ट के आउटलाइन पर एक छोटी सी वर्किंग कॉफ़ी पर बैठ सकते हैं? विक्रांत ने बेहद पेशेवर अंदाज में पूछा। हाँ श्योर, क्यों नहीं। मनीषा के मुंह से तुरंत निकल गया। उसने एक बार भी मयूर विहार के उस फ्लैट के बारे में नहीं सोचा जहाँ कोई उसकी राह देख रहा था। शाम को ऑफिस के पास के एक कैफ़े में दोनों काफ़ी देर तक बैठे रहे। शुरुआत काम से हुई थी लेकिन धीरे धीरे बातचीत व्यक्तिगत पसंद नापसंद, दिल्ली के बदलते मौसम और संगीत पर मुड़ गई। विक्रांत उसी की उम्र का था, इसलिए दोनों के विचार, चुटकुले और जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल एक जैसा था। मनीषा को लंबे समय बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रही है जिसके सामने उसे अपनी उम्र को बड़ा या छोटा दिखाने की जरूरत नहीं थी। वो पूरी तरह से खुद में रह सकती थी। इसके बाद मुलाकातों और साथ काम करने का ये सिलसिला बढ़ने लगा। कभी विक्रांत मनीषा को ऑफिस के बाद घर के पास तक ड्रॉप कर देता, तो कभी दोनों लंच साथ करने लगे। व्हाट्सएप पर काम के मैसेजेस धीरे धीरे गुड मॉर्निंग और देर रात के हल्के फुल्के चैट्स में बदलने लगी। मनीषा के जीवन में आया ये नया रंग उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। वो अब सुबह तैयार होते वक्त आईने के सामने ज़्यादा मुस्कुराती थी, लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे मयूर विहार के उस 1 BHK फ्लैट में एक गहरी दम घोटू खामोशी अपनी पैर पसार रही थी। प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा, जो भले ही शारीरिक रूप से लाचार हो चुके थे, लेकिन इंसानी फितरत और मनोविज्ञान के पक्के खिलाड़ी थे। उन्होंने मनीषा के भीतर आते इस बदलाव को भांपने में जरा भी देर नहीं की। वे देखते थे कि मनीषा अब घर आने के बाद भी फ़ोन को अपने से दूर नहीं रखती थी। जब भी फ़ोन की स्क्रीन चमकती, उसके होठों पर एक मध्यम सी मुस्कान तैर जाती। आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम होने लगा है तुम्हारा। एक रात करीब 10 बजे जब मनीषा घर लौटी, तो प्रेमनाथ ने सोफे पर बैठे बैठे ही बेहद ठंडे स्वर में पूछा। उनकी आंखें मध्यम रोशनी में शेर की तरह चमक रही थी। मैंने आपको बताया था ना प्रेमनाथ जी, नया प्रोजेक्ट है, काम का प्रेशर ज़्यादा है। मनीषा ने बिना उनकी तरफ देखे अपना सैंडल उतारते हुए कहा। काम का प्रेशर सिर्फ दफ्तर में होता है मनीषा। घर आने के बाद भी जो फ़ोन पर उंगलियां चलती है, वो कौन सा काम है? प्रेमनाथ की आवाज़ में एक तीखापन था जो सीधे मनीषा के कान में चुभा। मनीषा ने चिढ़कर फ़ोन को मेज पर रखा। आप हर बात में जासूसी करना बंद करेंगे? मैं थक कर आती हूँ और आप आते ही जिरह शुरू कर देते हैं। मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देते। जासूसी? प्रेमनाथ कड़वाहट से हंसे। उन्होंने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और खड़े होने की कोशिश की। जब कोई अपनी मर्यादा भूलने लगता है तो उसे सामने वाले की फिक्र जासूसी लगने लगती है। मैं साहित्य का प्रोफेसर रहा हूँ। चेहरे पढ़ना मेरी आदत है। तुम्हारी आंखों में जो ये चमक है, ये किसी पब्लिशिंग हाउस के काम की नहीं है। कौन है वो? कोई नहीं है, मनीषा चिल्लाई। आपकी ये संकीर्ण सोच ही इस घर को नरक बना रही है। आपने अपनी पूरी जिंदगी तो बर्बाद की है, अब आप मेरी बची कुची जिंदगी को भी इस शक की आग में झोंकना चाहते हैं। मनीषा बिना खाना खाए अपने बेडरूम में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हॉल में अकेले खड़े प्रेमनाथ का शरीर गुस्से और कमजोरी से कांप रहा था। उन्होंने बंद दरवाजे को देखा। उनके भीतर एक भयानक असुरक्षा का जाल बुनना शुरू हो चुका था। उन्हें लगने लगा था कि जिस लड़की के लिए उन्होंने अपना हंसता खेलता परिवार छोड़ा, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई, वही अब उनकी लाचारी का फायदा उठाकर किसी और की तरफ कदम बढ़ा रही है। प्रेमनाथ के मन में बैठा वो चतुर खिलाड़ी अब चुप बैठने वाला नहीं था। उनके भीतर प्रतिशोध और उस अदृश्य तीसरे इंसान को अपनी राह से हटाने की एक खौफनाक योजना आकार लेने लगी थी। रात के 2 बज चुके थे। मयूर विहार के उस फ्लैट में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। बेडरूम से मनीषा के गहरे और शांत
सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी, जो दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद में सो चुकी थी। लेकिन बगल के हॉल में प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मध्यम नाइट बल्ब की नीली रोशनी में सोफे पर बैठे प्रेमनाथ किसी आदमखोर शिकारी की तरह लग रहे थे। उनके दिमाग में असुरक्षा, ईर्ष्या और प्रतिशोध का एक भयानक तूफान चल रहा था। अपनी लाठी का सहारा लेकर वे बेहद धीरे से खड़े हुए। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनके कदम फर्श पर कोई आवाज़ ना करे। दबे पांव वे मनीषा के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मनीषा तकिए पर सिर रखे सो रही थी और बेड साइड टेबल पर उसका स्मार्टफोन रखा था, जिसकी हरी एलईडी लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। प्रेमनाथ ने अपनी कांपती सांसों को काबू में किया। वे अंदर झुके, बेहद सधे हुए हाथों से मनीषा का फ़ोन उठाया और वापस हॉल में आ गए। फ़ोन की स्क्रीन पर पासवर्ड लगा था, लेकिन प्रेमनाथ एक चतुर खिलाड़ी थे। पिछले कुछ दिनों से वे मनीषा की उंगलियों की हरकत पर पैनी नज़र रख रहे थे। उन्होंने स्क्रीन पर वही पैटर्न ड्रॉ किया, वी का आकार। फ़ोन एक झटके में अनलॉक हो गया। अनलॉक होते ही व्हाट्सएप का इनबॉक्स खुला। सबसे ऊपर जो नाम चमक रहा था, उसने प्रेमनाथ के सीने में आग लगा दी। विक्रांत बॉस। प्रेमनाथ ने चैट स्क्रॉल करना शुरू किया। चैट में ऑफिस के काम की बातें तो थी ही, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसे मैसेजेस भी थे जिन्होंने प्रेमनाथ का खून खौला दिया। मनीषा, आज कॉफ़ी पर तुम्हारे साथ बिताया वक्त बहुत स्पेशल था। गुड नाइट। कल सुबह जल्दी मिलना, नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना है। प्रेमनाथ के हाथ गुस्से से कांपने लगे। 55 साल की उम्र में जिस लड़की के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, वो आज इस लड़के के साथ मुस्कुरा रही थी। प्रेमनाथ ने बिना वक्त गंवाए विक्रांत का नंबर अपने फ़ोन में नोट किया और मनीषा का फ़ोन वापस उसकी टेबल पर रख आए। अगली सुबह जैसे ही मनीषा ऑफिस के लिए निकली, प्रेमनाथ ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने अपनी लाठी को एक तरफ रखा, चश्मा ठीक किया और अपने पुराने भारी वाइस टोन को वापस लाते हुए विक्रांत का नंबर डायल कर दिया। 2 घंटियां जाने के बाद दूसरी तरफ से एक बेबाक और ऊर्जावान आवाज़ आई। हेलो, विक्रांत मल्होत्रा दिस साइड। प्रेमनाथ ने गहरी सांस ली और बेहद ठंडे नस्तर जैसे तीखे स्वर में कहा, नमस्कार विक्रांत जी, मैं प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा बोल रहा हूँ, मनीषा का पति। उन्होंने जानबूझकर पति शब्द पर जोर दिया, हालांकि उनका कोई कानूनी विवाह नहीं हुआ था। दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विक्रांत को यूनिवर्सिटी के उस पुराने तमाशे का थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, लेकिन सीधे प्रोफेसर का फ़ोन आना उसके लिए अप्रत्याशित था। जी कहिए प्रोफेसर साहब, मनीषा के रिगार्डिंग कोई बात है? बात बहुत गंभीर है नौजवान। प्रेमनाथ की आवाज़ में अब एक भयानक धौंस और धमकी का पुट आ गया था। साहित्य और समाज में मेरी क्या हैसियत रही है, ये शायद तुम्हारी इस छोटी उम्र के पब्लिशिंग हाउस को नहीं पता होगा। मुझे खबर मिली है कि तुम मेरी पत्नी के कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहे हो। ये जो रोज़ शाम को कॉफ़ी पीना और देर रात तक मैसेज करना चल रहा है ना, इसे तुरंत बंद करो। देखिए प्रोफेसर सिन्हा, आप गलत समझ रहे हैं। विक्रांत ने अपनी आवाज़ को पेशेवर रखने की कोशिश की। मनीषा मेरी टीम की एक बेहतरीन राइटर है। हमारे बीच जो भी बातचीत है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल? प्रेमनाथ कड़वाहट से हंसे। उनका स्वर और ऊंचा हो गया। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ लड़के, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी के लड़कों को संभालने में गुजारी है। मैं तुम्हारी फितरत अच्छे से समझता हूँ। सीधे लफ्ज़ों में चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आज के बाद तुम मनीषा के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में मानसिक उत्पीड़न और घर तोड़ने की शिकायत दर्ज करा दूंगा। और याद रखना, भले ही मैं यूनिवर्सिटी से दूर हूँ, लेकिन दिल्ली के पत्रकार गलियारों और अदालतों में आज भी मेरी कई शागिर्द बड़े पदों पर बैठे हैं। एक फ़ोन करूँगा और तुम्हारी ये चमकती हुई कारपोरेट नौकरी ऐसे चबा जाऊँगा कि दिल्ली में दोबारा कोई तुम्हें अदना सा क्लर्क भी नहीं रखेगा। तुम्हारे संभ्रांत परिवार की इज्जत को चौराहे पर नीलाम कर दूंगा। विक्रांत एक शरीफ और मध्यम वर्गीय संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वो करियर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और किसी भी तरह के पुलिस कचहरी, कानूनी पचड़ों
या किसी सन की बदनाम बूढ़े प्रोफेसर के विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। प्रेमनाथ की इस भयंकर धमकी और उनके प्रभाव के दाव ने विक्रांत के भीतर एक डर पैदा कर दिया। मुझे किसी विवाद में नहीं पड़ना है सर, विक्रांत ने थोड़ा असहज होकर कहा और फ़ोन काट दिया। प्रेमनाथ ने फ़ोन को मेज पर रखा और उनके चेहरे पर एक कुटिल विजयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने मनीषा का करियर और उसकी खुशियां तबाह करने का पहला बड़ा दाव खेल दिया था। वे जानते थे कि विक्रांत अब मनीषा से दूर भागेगा और मनीषा एक बार फिर अकेली होकर उनके इस लाचार घोंसले में सिमटने पर मजबूर हो जाएगी। एक पक्के खिलाड़ी की तरह उन्होंने मोहरा चल दिया था, ये सोचे बिना कि ये चाल मनीषा को किस मानसिक अंधेरे की तरफ धकेलने वाली थी। अगली सुबह जब मनीषा पब्लिशिंग हाउस पहुंची तो उसके मन में एक अजीब सा उत्साह था। वो कल रात विक्रांत के साथ हुई बातचीत और नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा को लेकर बेहद रोमांचित थी। वो जैसे ही अपनी डेस्क पर बैठी, उसने विक्रांत के कैबिन की तरफ देखा। हमेशा खुला रहने वाला विक्रांत का दरवाज़ा आज बंद था। मनीषा ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी उठाई और एक नए ड्राफ्ट के साथ उसके कैबिन की तरफ बढ़ी। उसने कैबिन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कम इन, अंदर से विक्रांत की आवाज़ आई, लेकिन उस आवाज़ में हमेशा रहने वाली गर्मजोशी गायब थी। मनीषा अंदर दाखिल हुई और पूरी ऊर्जा के साथ बोली, गुड मॉर्निंग विक्रांत, मैंने कल के प्रोजेक्ट का वो आउटलाइन तैयार कर लिया है जो। मनीषा प्लीज़ बैठो, विक्रांत ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी नज़रें अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। उसने मनीषा की आंखों में नहीं देखा। उसका चेहरा बेहद गंभीर और औपचारिक था। मनीषा थोड़ा ठिठकी और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ विक्रांत, सब ठीक तो है? विक्रांत ने एक गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाया और मेज पर टिकते हुए कहा, मनीषा, मैनेजमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं। पब्लिशिंग हाउस के नए नियमों के मुताबिक हमारे इस करंट प्रोजेक्ट की टीम को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। तुम्हें तुरंत प्रभाव से टेक्निकल मैनुअल और आर्काइव डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मनीषा को लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। टेक्निकल मैनुअल डिपार्टमेंट पब्लिशिंग हाउस का सबसे नीरस और अलग थलग हिस्सा था, जहां पुराने दस्तावेजों को सहेजने का काम होता था। इसका मतलब था कि मनीषा का करियर एक झटके में पीछे धकेल दिया गया था। लेकिन क्यों विक्रांत? मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा था और कल शाम ही तो हमने इस नए प्रोजेक्ट पर इतनी बातें की। मनीषा की आवाज़ में अविश्वास था। ये मैनेजमेंट का फैसला है मनीषा, और अब से तुम मुझे मिस्टर मल्होत्रा कहो तो बेहतर होगा। हमारे बीच सिर्फ एक औपचारिक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता होना चाहिए। प्लीज़ तुम आज ही अपना चार्ट संभाल लो, विक्रांत ने बेहद ठंडे और रूखे स्वर में कहा और फाइलों में व्यस्त होने का नाटक करने लगा। मनीषा सन्न रह गई। विक्रांत का ये बदला हुआ रूप उसकी समझ से बाहर था। वो अपमान और दुख के आंसू पीती हुई कैबिन से बाहर निकल गई। दिन भर वो उस नीरस अकायब रूप में बैठी रही, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त वो इस अचानक आए बदलाव के पीछे की वजह ढूंढने के लिए बेचैन थी। तभी उसे गेट पर ऑफिस का एक पुराना पियोन सुरेश काका मिले। सुरेश काका मनीषा का आदर करते थे। उन्होंने आसपास देखकर दबी आवाज़ में कहा, मैडम जी बुरा मत मानिएगा, पर आज सुबह साहब के कैबिन में जाने से पहले मैंने उन्हें फ़ोन पर किसी से बहुत परेशान होते देखा था। कोई बूढ़े सज्जन थे, बहुत चिल्ला रहे थे। कह रहे थे कि वे पुलिस में केस कर देंगे और साहब की नौकरी खा जाएंगे। साहब बहुत डरे हुए थे। कोई बूढ़े सज्जन, पुलिस केस, इन शब्दों ने मनीषा के दिमाग में एक धमाका किया। उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि किसी पक्के खिलाड़ी की चाल थी। उसका दुख पल भर में एक खौफनाक गुस्से में बदल गया। उसका खून खौल उठा। जिस करियर को उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, उसे किसी ने घर बैठे बैठे बर्बाद कर दिया था। शाम के 7 बजे मनीषा मयूर विहार के फ्लैट पर पहुंची। उसने दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जाकर टकराया। हॉल में सोफे पर प्रेमनाथ सिन्हा बैठे थे। उनके हाथ में वही पुराना स्मार्टफोन था और उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट विजयी मुस्कान थी। उन्हें लगा था कि मनीषा अब टूटकर उनके पास लौट आएगी। आ गई मनीषा, आज बड़ी जल्दी आ गई। मैंने कहा था ना कि दफ्तर की ये चमक ज़्यादा दिन, प्रेमनाथ ने अपनी लाठी संभालते हुए कहा। बस कीजिए,
अपनी ये गंदी जुबान बंद कीजिए। मनीषा चीखी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। प्रेमनाथ चौंक गए। उन्होंने मनीषा का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। मनीषा, ये क्या बदतमीजी है? तुम एक प्रोफेसर से बात कर रही हो। प्रोफेसर? लानत है आपके इस प्रोफेसर होने पर। मनीषा ने अपना बैग फर्श पर पटक दिया। आपने विक्रांत को फ़ोन किया था ना? आपने उसे पुलिस और बर्बादी की धमकी दी। बोलिए, चुप क्यों है? प्रेमनाथ का चेहरा एक पल के लिए घबराया, लेकिन फिर उन्होंने अपने अहंकार का चोगा ओढ़ लिया। हाँ, किया था मैंने फ़ोन। मैंने उस लड़के को उसकी औकात दिखाई। वो मेरी संपत्ति पर नज़र डाल रहा था। तुम मेरी हो मनीषा। मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ा है। मैं तुम्हें किसी और के साथ घर बसाने की इजाज़त कैसे दे दूँ? आपकी संपत्ति? मैं कोई ज़मीन का टुकड़ा हूँ प्रोफेसर सिन्हा? मनीषा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। आपने प्यार नहीं किया मुझसे। आपने सिर्फ अपने बुढ़ापे के लिए एक बंधुआ मजदूर ढूंढी थी। 25 साल जिस औरत ने आपके पैर दबाए, जब आप उसके नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे? आपने अपनी सनक में पूरा करियर बर्बाद कर दिया। आज मेरा ट्रांसफ़र उस नीरस विभाग में कर दिया गया जहाँ मेरी प्रतिभा का गला घोट दिया जाए। मैं तुम्हें बचाया है मनीषा। वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा था। प्रेमनाथ भी चिल्लाए। उनकी आवाज़ में बुढ़ापे की कपकपी थी। मुझे आपसे किसी बचाव की ज़रूरत नहीं है। मनीषा उनके बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों में नफ़रत की पराकाष्ठा थी। मैं थक चुकी हूँ इस सीलन भरे फ्लैट से, आपकी इन कड़वी दवाइयों से और इस सड़ते हुए बुढ़ापे की आया बनकर। मैं एक हाड़ मास की लड़की हूँ जिसे अपनी ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन आपने मेरे पंख काट दिए। मनीषा ने झटके से अलमारी खोली और बेतरतीब ढंग से अपने कपड़े एक सूटकेस में ठूंसने लगी। मनीषा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मुझे इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। प्रेमनाथ लाठी के सहारे खड़े हुए। उनकी आवाज़ में अभी भयानक डर था। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, इस नरक से दूर। मनीषा ने सूटकेस बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई मनीषा, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को वो जहन्नुम बना दूंगा कि तुम सिर उठाने लायक नहीं रहोगी। प्रेमनाथ ने आखिरी दांव खेलते हुए धमकी भरे लहजे में कहा। मनीषा रुकी। उसने मुड़कर प्रेमनाथ की तरफ एक आखिरी थका हुआ और घृणा से भरा लुक दिया। आप मेरा और क्या बिगाड़ेंगे प्रोफेसर साहब? जो बिगाड़ना था वो तो आप 3 साल पहले ही कर चुके हैं। एक जोरदार धमाके के साथ मुख्य दरवाज़ा बंद हो गया। मनीषा उस घर से, उस रिश्ते से और प्रेमनाथ की ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। प्रेमनाथ सिन्हा लाठी थामे हॉल के बीचों बीच अकेले खड़े रह गए। कमरे में पसरा सन्नाटा अब उन्हें काटने को दौड़ रहा था। पक्के खिलाड़ी की आखिरी चाल ने उन्हें पूरी तरह से तन्हा और लाचार कर दिया था। मनीषा के जाने के बाद मयूर विहार का वो फ्लैट किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश और वीरान हो गया था। हॉल के बीचों बीच बिखरे हुए पन्ने, मनीषा के छोड़े हुए कुछ पुराने सामान और मेज पर रखी कड़वी दवाइयाँ, सब कुछ प्रेमनाथ सिन्हा की मुकम्मल हार की गवाही दे रहे थे। लेकिन बुढ़ापे की उम्र की दहलीज पर खड़े इस जर्जर वृद्ध के भीतर का अहंकार और प्रतिशोध अभी मरा नहीं था। वो लाठी के सहारे सोफे पर बैठे बैठे दिन रात सिर्फ एक ही बात सोच रहे थे कि जिस लड़की ने उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया, वो किसी और दुनिया में हंस कैसे सकती है। प्यार जो कभी दैवी होने का दम भरता था, अब पूरी तरह से एक खौफनाक और घिनौनी नफरत में तब्दील हो चुका था। प्रेमनाथ प्रतिशोध में अंधे हो चुके थे। उन्होंने अपने पुराने संपर्कों और यूनिवर्सिटी के कुछ वफादार पूर्व छात्रों का नेटवर्क सक्रिय किया। मनीषा दिल्ली के किस कोने में छिपी है, ये पता लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। कुछ ही दिनों में उन्हें खबर मिल गई कि मनीषा ने लक्ष्मी नगर के एक रिहायशी इलाके में वर्किंग वुमेन्स पेइंग गेस्ट में एक कमरा ले लिया है और पब्लिशिंग हाउस के उसी नीरस अकाई विभाग में चुपचाप काम कर रही है। तुम मुझसे दूर रहकर अपनी नई दुनिया नहीं बसा सकती मनीषा। अगर मैं नरक में हूँ तो तुम्हें स्वर्ग का आनंद लेने का कोई हक नहीं है। प्रेमनाथ ने अपने स्मार्टफोन पर मनीषा की लोकेशन देखते हुए दांत भींचे। प्रेमनाथ ने मनीषा को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी सामाजिक और मानसिक रीढ़ तोड़ने की योजना बनाई। एक पूर्व प्रोफेसर होने के नाते वे शब्दों के खेल में माहिर थे। उन्होंने अपने पुराने टाइपराइटर को निकाला जिसे उन्होंने बरसों से नहीं छुआ था। खट खट की आवाज़ों के साथ उन्होंने ऐसी गुमनाम चिट्ठियाँ टाइप करनी शुरू की जो किसी भी शरीफ इंसान का जीवन नरक बनाने के लिए काफ़ी थी। पहली चिट्ठी लक्ष्मी नगर के उस पीजी के मकान मालिक
मिस्टर गुप्ता के नाम भेजी गई। चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय गुप्ता जी, आपको सूचित किया जाता है कि आपके पीजी के कमरा नंबर 204 में जो लड़की मनीषा रह रही है, उसका चरित्र अत्यंत संदिग्ध है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ प्रोफेसर का घर उजाड़कर उनके साथ लिव इन में रह चुकी है। उसकी वजह से एक पूरा परिवार तबाह हो गया और प्रोफेसर को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। टीवी चैनलों पर उसकी बदनामी के किस्से आम हैं। यदि आप अपने पीजी का माहौल और समाज में अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो इस बदचलन लड़की को तुरंत बाहर निकालें, अन्यथा सामाजिक समिति को इस बात की शिकायत कर दी जाएगी। चिट्ठी के साथ प्रेमनाथ ने 3 साल पहले यूनिवर्सिटी के गेट पर हुए हंगामे और चेहरे पर कालिख मली हुई अखबार की कतरनों की फोटोकॉपी भी संलग्न की थी। इतना ही नहीं, प्रेमनाथ ने वैसी ही चिट्ठियां उस गली के आसपास के दुकानदारों, सोसाइटी प्रेसिडेंट और मनीषा के पब्लिशिंग हाउस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी डाक से भेज दी। लक्ष्मी नगर की उस तंग और रूढ़िवादी गली में ये चिट्ठियां किसी बम की तरह फटी। एक शाम जब मनीषा दफ्तर की थकान से चूर होकर पीजी के गेट पर पहुंची तो उसने देखा कि मकान मालिक गुप्ता जी और उनकी पत्नी गेट पर ही खड़े थे। आसपास से कुछ पड़ोसी भी उन्हें घूर रहे थे। मनीषा को देखते ही गुप्ता जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मनीषा जी, ये क्या तमाशा है? गुप्ता जी ने वो टाइप की हुई चिट्ठी और अखबार की कतरने उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, हम शरीफ लोग हैं, हमें नहीं पता कि हम अपने घर में एक ऐसी लड़की को पनाह दे रहे हैं जो टीवी पर अपनी बदनामी का ढोल पीट चुकी है और एक बूढ़े प्रोफेसर की गृहस्थी उजाड़ चुकी है। मनीषा का सिर चकरा गया। उसने ज़मीन से उन कागज़ों को उठाया। उन शब्दों को देखते उसे समझ आ गया कि ये घिनौनी लिखावट और टाइपराइटर की शैली किसकी थी। गुप्ता जी, ये सब झूठ है। ये कोई मुझे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। मनीषा की आवाज़ रुंध गई। साजिश हो या सच, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, गुप्ता जी की पत्नी ने तीखे सुर में कहा। मोहल्ले के लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तुम आज की आज इस वक्त अपना बोरिया बिस्तर समेटो और हमारे घर से बाहर निकलो। हम ऐसी लड़कियों को अपने यहाँ 1 मिनट भी नहीं रख सकते। गली के मोड़ पर खड़े कुछ लड़के मनीषा को देखकर फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। मनीषा को लगा जैसे उसके कपड़े तार तार कर दिए गए हों। वो रोती हुई अपने कमरे में गई, अपना सूटकेस उठाया और उस खौफनाक रात के अंधेरे में एक बार फिर बेघर हो गई। प्रेमनाथ का प्रतिशोध का साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो जहाँ भी जाती नया कमरा ढूंढती। हफ्ते 10 दिन में वहाँ भी वैसी ही चिट्ठियाँ पहुँच जाती। दफ्तर में भी सहयोगियों ने उससे बात करना बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ के एडिशन विभाग में भी ऐसी ही शिकायतें पहुँच चुकी थी। मनीषा का जीना मुहाल हो चुका था। वो हर वक्त डर के साए में जीने लगी। उसे हर अजनबी चेहरे में प्रोफेसर प्रेमनाथ की कुटिल मुस्कान नजर आने लगी थी। प्रतिशोध की ये आग मनीषा को एक ऐसे अंधेरे कुएं की तरफ ढकेल रही थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लक्ष्मी नगर की उस सीलन भरी तंग गली से बेइज्जत होकर निकलने के बाद मनीषा के लिए दिल्ली एक बेगाना और खौफनाक शहर बन चुका था। वो जहाँ भी जाती उसे लगता कि दीवारों के पीछे कोई फुसफुसा रहा है। प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा का प्रतिशोध का साया एक अमूर्त खौफ बनकर उसके साथ साथ चलता था। उसने 1 महीने के भीतर 3 बार पीजी और किराए के कमरे बदले, लेकिन हर नए ठिकाने पर हफ्ते 10 दिन के भीतर डाक से वो टाइप की हुई गुमनाम चिट्ठी और अखबार की कतरनें पहुंच जाती थी। लगातार बढ़ते सामाजिक उत्पीड़न, तानों और अकेलेपन ने मनीषा के भीतर की बची कुची हिम्मत को तोड़ना शुरू कर दिया। उसका मानसिक स्वास्थ्य दिन पे दिन गिरने लगा। वो रातों को सो नहीं पाती थी। जैसे ही वो आंखें मूंदती उसे यूनिवर्सिटी गेट का वो शोर, अनुराधा की चीखें और अपने मुंह पर गिरती काली का मंजर दिखाई देता। वो चौंक कर उठ बैठती और पूरी रात कमरे के कोने में घुटनों में सिर छिपाकर सिसकती रहती। इस गहरे मानसिक तनाव का सीधा असर उसके काम पर पड़ा। पब्लिशिंग हाउस के जिस टेक्निकल मैनुअल और अकाई विभाग में उसका उसका ट्रांसफ़र हुआ था, वो पहले से ही बेहद नीरस और उदास था। मनीषा का ध्यान अब फाइलों में नहीं लगता था। वो घंटों शून्य में ताकती रहती। कभी कभार काम करते करते उसके हाथ कांपने लगते और वो बिना किसी वजह के रोने लगती। एक दोपहर एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के हेड ने मनीषा को अपने कैबिन में बुलाया। मेज पर वही परिचित टाइप की हुई गुमनाम चिट्ठियां बिखरी पड़ी थी।
इस बार पब्लिशिंग हाउस के सीनियर डायरेक्टर्स को भेजी गई थी। मनीषा जी, हम एक प्रतिष्ठित पब्लिशिंग हाउस से हैं, हेड ने बेहद रूखे और ठंडे स्वर में कहा। आपकी इस व्यक्तिगत और विवादास्पद अतीत की वजह से हमारे ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है। मैनेजमेंट इस तरह के नैतिक आचरण से जुड़े विवादों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले कुछ हफ्तों से आपके काम का ग्राफ भी लगातार गिरा है। इसीलिए कंपनी ने तय किया है कि आपकी सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। यह आपका टर्मिनेशन लेटर है। मनीषा ने बिना कोई विरोध किए, बिना एक शब्द बोले उस पत्र को उठा लिया। उसके भीतर जैसे कुछ मर चुका था। ना आंसू थे, ना गुस्सा। वो एक रोबोट की तरह अपने कैबिन में गई, अपना सामान समेटा और पब्लिशिंग हाउस से बाहर निकल आई। उसके जीवन का आखिरी सहारा, उसकी नौकरी भी प्रेमनाथ के प्रतिशोध की आग में स्वाहा हो चुकी थी। अब मनीषा पूरी तरह से डिप्रेशन के उस गहरे काले गर्त में डूब चुकी थी, जहां रोशनी की कोई किरण नहीं पहुंचती थी। उसने मयूर विहार के पास एक बेहद सस्ता अंधेरा सा कमरा किराए पर ले लिया था, जिसका किराया चुकाने के लिए उसकी जमा पूंजी भी तेजी से खत्म हो रही थी। दिन और रात का अंतर उसके लिए मिट चुका था। उसने कमरे की खिड़कियों पर गहरे रंग के पर्दे डाल दिए थे ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आ सके। वो कई कई दिनों तक नहाती नहीं थी। बाल बिखरे रहते और खाना खाने की सुध भी उसे नहीं रहती थी। कमरे के कोने में बैठी वो फर्श पर उंगलियों से अजीब अजीब लकीरें खींचती रहती थी। धीरे धीरे उसे मतिभ्रम होने लगे। उसे लगता कि कमरे के अंधेरे कोने में प्रोफेसर प्रेमनाथ खड़े हैं। उनका चेहरा काला है और अपनी लाठी ठोकते हुए कुटिलता से हंस रहे हैं। चले जाइए यहाँ से, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और मत सताइए। वो दीवारों की तरफ देखकर पागलों की तरह चिल्लाती। कभी वो जोर जोर से हंसने लगती तो अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगती। उसका ये अकेलापन और सामाजिक अलगाव अब एक गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले चुका था। और मयूर विहार के उस गुमनाम कमरे में वो लड़की, जो कभी साहित्य के मंचों पर आत्मविश्वास से बोलती थी, अब अपनी ही पहचान के मलबे के नीचे दम तोड़ रही थी। मयूर विहार के उस अंधेरे बदबूदार कमरे में वक्त जैसे ठहर गया था। खिड़कियों पर टंगे गहरे रंग के पर्दों के पीछे दिन उगता और ढल जाता, लेकिन मनीषा को इसका कोई एहसास नहीं था। कमरे में बिखरे हुए खाली बिस्कुट के पैकेट, फर्श पर जमा धूल और हवा में पसरी एक अजीब सी सड़न इस बात की गवाही थी कि यहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचा था। मनीषा अब सिर्फ एक जिंदा लाश थी, जो डिप्रेशन के उस भयानक गर्त में पहुंच चुकी थी, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता खुद से नहीं मिलता। मकान मालिक बनवारी लाल पिछले 3 दिनों से मनीषा को टोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। कभी मनीषा ज़ोर ज़ोर से हंसती तो कभी किसी अदृश्य साय से रहम की भीख मांगते हुए चीख पड़ती। आखिरकार एक दोपहर जब चीखने की आवाज़ बहुत तेज हो गई तो बनवारी लाल ने घबराकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस के आने से पहले मनीषा के उस फॉर्म से उसके पिता का नंबर निकाला, जो उसने कमरा लेते वक्त भरा था, और कांपते हाथों से उन्हें तुरंत दिल्ली पहुंचने को कहा। शाम के करीब 4 बजे जब पुलिस की पीसीआर वैन मयूर विहार की उस तंग गली में आकर रुकी तो आसपास के पड़ोसी तमाशबीनों की तरह इकट्ठा हो गए। ठीक उसी वक्त मनीषा के बूढ़े पिता और बदमाश माँ भी एक ऑटो से वहां पहुंचे। 3 साल पहले जो बाप अपनी बेटी के सामने रोया गिड़गिड़ाया था, आज उसकी आंखें पूरी तरह पथरा चुकी थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। साहब, 3 दिन से कमरा बंद है, अंदर से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। हमें डर है कि ये लड़की खुद को कुछ कर ना ले, मकान मालिक ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को बताते हुए कहा। पुलिस ने बिना वक्त गवाए दरवाजे पर जोर से लात मारी। 2-3 झटकों में ही कमज़ोर कुंडी टूट गई और दरवाज़ा एक भयानक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। कमरे के सुदूर कोने में अलमारी और दीवार के बीच के सकरे गैप में मनीषा घुटनों को छाती से सटाए बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए थे, नाखून बढ़े हुए और गंदे थे, और उसकी आंखें खौफ से पूरी तरह फटी हुई थी। वो लगातार अपनी उंगलियों से दीवार को खुरच रही थी, जिससे उसके नाखूनों से खून रिस रहा था। मनीषा, मेरी बच्ची! माँ चीखती हुई अंदर भागी, लेकिन पुलिस वाले ने उसे रोक लिया। जैसे इंसान साए अंदर दाखिल हुए, मनीषा पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से। प्रेमनाथ जी, मुझे पता है आप वहीं खड़े हैं। मुझे और कालिक मत मलिए, मुझे जीने दीजिए। वो अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पीटने लगी। पागल हो गई है ये लड़की, इसे तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है।
सब इंस्पेक्टर ने कहा और दो महिला कांस्टेबलों को आगे बढ़ने का इशारा किया। जब महिला कांस्टेबलों ने मनीषा को पकड़ने की कोशिश की तो उसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। वो हाथ पैर मारने लगी, काटने को दौड़ने लगी। उसकी ताकत इस वक्त एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा लग रही थी, जो उसके मानसिक संतुलन के पूरी तरह बिखर जाने का सबूत था। आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे काबू में किया गया और पुलिस की गाड़ी में डाला गया। उसके पिता मूक दर्शक बने अपनी फटी हुई जेब से रुमाल निकालकर आंसू पोंछ रहे थे। उनकी रीढ़ की हड्डी जैसे हमेशा के लिए झुक गई थी। जिस बेटी पर उन्हें कभी नाज था, आज वो इस हाल में उनके सामने थी। सफ़ेद, ठंडी और बदबूदार एम्बुलेंस मनीषा को लेकर शाहदरा के सरकारी मेंटल हॉस्पिटल पहुंची। वहां का माहौल किसी नरक से कम नहीं था। चारों तरफ लोहे के बड़े बड़े ग्रिल वाले दरवाजे थे, जहां से अजीब अजीब चीखें और रोने की आवाज़ें आ रही थी। डॉक्टरों ने मनीषा की स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत एक्यूट साइकोसिस और सीवियर डिप्रेशन के वार्ड में भर्ती करने का फैसला किया। मार्मिकता की पराकाष्ठा तब हुई जब मनीषा को उस नीली सरकारी साड़ी में बदला गया। डॉक्टर के निर्देश पर एक वार्ड बॉय ने मनीषा को शांत करने के लिए एक भारी सिडेटिव दिया। इंजेक्शन का असर होते ही मनीषा की तड़पती हुई मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी। उसकी फटी हुई आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बेहोश होने से ठीक पहले उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो कांच की खिड़की के बाहर खड़े बिलख रहे थे। मनीषा के होठों से बहुत धीमी तड़पती हुई आवाज़ निकली, पापा मुझे घर ले चलो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोहे का वो भारी जंग लगा दरवाज़ा एक गूंजते हुए धमाके के साथ बंद हो गया और उस पर बड़ा सा ताला लटका दिया गया। बाहर बेंच पर बैठे मनीषा के पिता ने अपने दोनों हाथों में अपना सिर थाम लिया। प्रेमनाथ सिन्हा के उस तथाकथित दैवीय प्रेम का सफ़र यूनिवर्सिटी के कमरों से शुरू होकर टीवी स्टूडियो के तमाशे से गुजरता हुआ आखिरकार पागल खाने की इन ठंडी बेरहम दीवारों के पीछे आकर ख़त्म हो गया था। समाज का आक्रोश शांत हो चुका था। प्रेमी अपने प्रतिशोध में संतुष्ट था, लेकिन एक मासूम लड़की की ज़िंदगी और उसका परिवार हमेशा के लिए मलबे में तब्दील। महीने किसी भारी बोझिल पत्थर की तरह सरकते रहे। मयूर विहार का वो फ्लैट अब पूरी तरह से एक सन्नाटे का पिंजरा बन चुका था। प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा का शरीर अब उनका साथ छोड़ चुका था। साइटिका और पक्षाघात के शुरुआती लक्षणों ने उन्हें पूरी तरह से व्हील चेयर पर ला दिया था। उनके पास ना तो पुराना साहित्यिक रौब बचा था और ना ही वो अहंकार जिसने कभी पूरे देश के सामने चीख चीख कर अपने रिश्ते को दैवी घोषित किया था। एक दोपहर उनके एक पुराने परिचित छात्र ने, जो सामाजिक कार्यों से जुड़ा था, उन्हें फ़ोन पर एक ऐसी खबर दी जिसने प्रेमनाथ के भीतर के बचे खुचे संसार को हिलाकर रख दिया। उन्हें पता चला कि मनीषा पिछले कई महीनों से शाहदरा के सरकारी मानसिक रोग संस्थान के एक्यूट साइकोसिस वार्ड में भर्ती है। इस खबर ने प्रेमनाथ के भीतर प्रतिशोध की उस आखिरी जलती हुई चिंगारी को भी हमेशा के लिए बुझा दिया, जिसकी जगह अब एक गहरे खौफनाक खालीपन ने ले ली थी। अगले ही दिन प्रेमनाथ ने एक अटेंडेंट को पैसे देकर एक टैक्सी की व्यवस्था की और व्हील चेयर समेत शाहदरा के उस अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की इमारत के बाहर की पीली बदरंग दीवारें और हवा में फैली फिनाइल की तीखी गंध किसी अवसाद की तरह छा गई। लोहे के भारी ग्रिल वाले दरवाज़ों को पार करते हुए जब अटेंडेंट उनकी व्हील चेयर को वार्ड नंबर 4 की तरफ ले जा रहा था, तो प्रेमनाथ के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उनके हाथ काँप रहे थे और आंखों में चढ़ा पुराना चश्मा धुंधला हो रहा था। आप प्रोफेसर प्रेमनाथ हैं? वार्ड के डॉक्टर ने उन्हें देखते ही गंभीर स्वर में पूछा। मनीषा की हालत बहुत नाजुक है। वो गंभीर कैटाटोनिक डिप्रेशन में है। वह ना तो किसी से बात करती है, ना रोती है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देती है। आप मिल सकते हैं, लेकिन किसी चमत्कार की उम्मीद मत रखिएगा। जब व्हील चेयर उस ठंडे सफ़ेद कमरे के भीतर दाखिल हुई तो समय जैसे हमेशा के लिए ठहर गया। कमरे के कोने में लोहे के एक साधारण बेड पर मनीषा बैठी हुई थी। वही नीली सरकारी साड़ी, छोटे और बेतरतीब कटे हुए बाल और बेहद कमज़ोर कंकाल जैसी हो चुकी काया। लेकिन सबसे भयानक थी उसकी आंखें। उसकी आंखें सामने की सफ़ेद खाली दीवार पर टिकी हुई थी
पूरी तरह से पथराई हुई, शून्य और बेजान। उनमें ना तो कोई आंसू था, ना कोई शिकायत, ना कोई पहचान और ना ही कोई भावना। वह जिंदा तो थी, लेकिन उसके भीतर की आत्मा को समाज के बहिष्कार और प्रेमनाथ के प्रतिशोध ने मिलकर कब मार दिया था। प्रेमनाथ ने व्हीलचेयर को बेड के बिल्कुल करीब ले जाने का इशारा किया। वे मनीषा के ठीक सामने थे। मनीषा, प्रेमनाथ के सूखे होठों से एक कांपती हुई बेहद धीमी आवाज निकली। ये वही आवाज थी जिसे सुनकर कभी वो मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी। लेकिन मनीषा की पलकें तक नहीं झपकी। उसकी पथराई आंखें उसी खाली दीवार को देखती रही, मानो प्रेमनाथ वहां मौजूद ही ना हो। उसके लिए अब पूरी दुनिया एक बड़ा शून्य बन चुकी थी। प्रेमनाथ ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर मनीषा की ठंडी बेजान उंगलियों को छूने की कोशिश की। मनीषा, मुझे देखो, मैं हूँ प्रेमनाथ, मुझे माफ कर दो। मनीषा, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा का वो पहाड़ जैसा अहंकार, वो साहित्यिक दंभ और खुद को हमेशा सही साबित करने की वो सनक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वे फूट फूट कर एक बच्चे की तरह रोने लगे। उन्हें उस पल अपने किए का सबसे भयानक और वास्तविक एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने इस मासूम लड़की के आदर्शवाद का इस्तेमाल अपने खोखले अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किया था। कैसे उन्होंने इसे देवी प्रेम के पवित्र नाम का ढोंग रचकर समाज के सामने तमाशा बनाया। और जब वो थककर दूर जाने लगी तो प्रतिशोध में अंधे होकर गुमनाम चिट्ठियों से उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैंने तुम्हें देवी प्रेम कहा था मनीषा, प्रेमनाथ रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में बुदबुदाए। लेकिन मेरा वो प्रेम सिर्फ एक हिंसक कब्जा था, एक सनक थी जिसने तुम्हारी जीती जाती जिंदगी को इस पागल खाने की दीवारों में कैद कर दिया। मनीषा ने अभी भी उनकी तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों की वो भयावह खामोशी प्रेमनाथ के कानों में किसी चीख की तरह गूंज रही थी। ये उसकी खामोशी ही थी जो प्रेमनाथ को उनके जीवन की सबसे बड़ी सज़ा दे रही थी। एक ऐसी सज़ा जहाँ ना तो कोई माफ़ी थी और ना ही कोई प्रायश्चित मुमकिन था। अटेंडेंट ने आकर धीरे से प्रेमनाथ के कंधे पर हाथ रखा। सर, विजिटिंग टाइम ख़त्म हो गया है, हमें चलना चाहिए। प्रेमनाथ ने आखिरी बार मनीषा के उस बेजान चेहरे को देखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वे उस दृश्य को अपने जहन से मिटाना चाहते हों, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। जब उनकी व्हीलचेयर कमरे से बाहर की तरफ मुड़ी तो लोहे का वो भारी दरवाज़ा एक गूंजते हुए अंतिम धमाके के साथ बंद हो गया। अस्पताल के गलियारे के अंधेरे में व्हीलचेयर आगे बढ़ रही थी। प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा पूरी तरह अकेले थे, अपनी लाचारी, अपनी बीमारी और अपने उस भयानक गुनाह के साथ जिसका कोई अंत नहीं था। प्रेम की आड़ में रची गई इस त्रासदी का पट्टा छिप हो चुका था, जिसके मलबे पर सिर्फ एक लाचार बाप के आंसू और एक लड़की की पथराई हुई आंखें अधूरी दास्तां बयां कर रही थी। प्रोफेसर प्रेमनाथ सिन्हा के जाने के बाद शाहदरा मानसिक रोग संस्थान का वार्ड नंबर 4 फिर से उसी ठंडी सफ़ेद खामोशी में डूब गया। लेकिन उस दिन के बाद से मनीषा के भीतर एक सूक्ष्म अदृश्य बदलाव आना शुरू हुआ था। प्रेमनाथ के आंसुओं ने, उनके उस देर से आए पश्चाताप ने मनीषा के दिमाग पर लगे उस अदृश्य ताले को हिला दिया था जिसने उसे सुन्न कर रखा था। 6 महीने और बीत गए। डॉक्टरों की अथक मेहनत, नियमित थेरेपी और भारी दवाइयों के असर से मनीषा का कैटाटोनिक डिप्रेशन धीरे धीरे टूटने लगा। वह शून्य में ताकना छोड़ चुकी थी। अब वो अस्पताल के बगीचे में बैठती और घंटों गिलहरियों को देखती। उसकी आंखों की वो भयावह पथराई हुई परत पिघल रही थी और उसकी जगह एक शांत समझ ले रही थी। एक सुबह मनीषा के पिता उसे लेने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अब वो अपनों के बीच रहने और एक नई शुरुआत करने के काबिल हो चुकी थी। जब मनीषा अस्पताल के लोहे के उस भारी गेट से बाहर निकली तो उसने दिल्ली की धूप को अपनी त्वचा पर महसूस किया। उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया जो कमजोरी से कांप रहा था।
पापा। मनीषा की आवाज़ में 3 साल बाद पहली बार एक सहज खनक थी। हम दिल्ली छोड़ रहे हैं ना? पिता ने भरमाई आंखों से बेटी को देखा और सिर हिलाया। हाँ बेटी, हम वापस अपने छोटे से शहर जा रहे हैं। वहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता, कोई अतीत नहीं है। मनीषा ने पलटकर एक आखिरी बार उस अस्पताल की इमारत को देखा। उसने महसूस किया कि प्रेम की आड़ में रची गई उस सामाजिक त्रासदी ने उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए छीन लिया था। लेकिन उसने उसे एक कड़वा सबक भी दिया था कि झूठे आदर्शों और खोखले अहंकार की बुनियाद पर बने रिश्ते सिर्फ तबाही लाते हैं। उधर मयूर विहार के फ्लैट में अकेले पड़े प्रेमनाथ सिन्हा अब सिर्फ एक पछतावे की परछाई बनकर रह गए थे, जो अपनी लाचारी में घुट रहे थे। लेकिन मनीषा ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। वो अब किसी प्रोफेसर की राधा या मीरा नहीं थी। वो मनीषा थी, एक ऐसी लड़की जिससे अपनी ज़िंदगी के सबसे काले अध्याय को पीछे छोड़ दिया था और अब अपने अस्तित्व की किताब का एक नया स्वतंत्र पन्ना लिखने जा रही थी। मनीषा और उसके पिता जब गाजियाबाद के अपने उस पुराने छोटे से घर में पहुंचे तो शुरुआत के कुछ हफ्ते एक भारी सन्नाटे में गुजरे। पड़ोसियों की उत्सुक और संदेहास्पद नज़रें अभी भी थी, लेकिन मनीषा ने अब उन पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसने अपने कमरे की खिड़कियों से वे गहरे रंग के पर्दे हटा दिए थे। अब सुबह की ताज़ी धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ती थी। उसके पिता ने अपनी पीएफ की जमा पूंजी से मनीषा के लिए एक छोटा सा लैपटॉप ला कर दिया। एक शाम चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने मनीषा के सिर पर हाथ रखा और बेहद भावुक होकर कहा, बेटी, जो बीत गया वो एक बुरा ख्वाब था। तुमने लिखना नहीं छोड़ा था, आज वही तुम्हारी ताकत बनेगा। समाज क्या कहता है, इसकी परवाह अब हमें नहीं करनी। पिता के इन शब्दों ने मनीषा के भीतर सोई हुई उस विद्रोही लेखिका को दोबारा जगा दिया। उसने फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार वो किसी और के दर्शन या सिद्धांतों की व्याख्या नहीं थी। वो उसका अपना अनुभव था। उसने एक नए छंद नामक से एक ब्लॉग शुरू किया, जहाँ वो इमोशनल मैनिपुलेशन, उम्र के बड़े फासले वाले रिश्तों में छिपी असुरक्षा और समाज के दोहरे चरित्र पर बेबागी से लिखने लगी। उसके लेखों में एक ऐसी सच्चाई और तड़प थी कि देखते ही देखते हजारों युवा पाठक उससे जुड़ने लगे। लोग उसकी लेखनी में अपने अनुभवों की गूंज देखने लगे। पब्लिशिंग हाउस की उस नीरस नौकरी से छूटने के बाद अब वो एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर पहचान बना चुकी थी। दूसरी तरफ समय का चक्र प्रोफेसर सिन्हा के लिए और भी क्रूर हो चुका था। मयूर विहार के उस फ्लैट में जहाँ कभी मनीषा की चूड़ियों की खनक गूंजती थी, अब सिर्फ प्रेमनाथ की खांसने और लाठी के फर्श पर टकराने की आवाज़ें आती थी। उनकी पत्नी अनुराधा और बेटे रोहित ने उनसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। उनके बुढ़ापे का आखिरी सहारा वो अटेंडेंट था जिसे वे पैसों के दम पर रोक कर रखे हुए थे। एक रात जब दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी, प्रेमनाथ अपनी व्हीलचेयर को खिड़की के पास ले गए। उन्होंने बाहर गिरती बूंदों को देखा और अचानक उन्हें 3 साल पुराना वो दृश्य याद आया जब मनीषा इसी तरह की एक रात में अपना सूटकेस लेकर उन्हें छोड़कर चली गई थी। उन्होंने टेबल पर रखी मनीषा की एक पुरानी डायरी उठाई। उसके पन्नों को पलटते हुए उनकी नज़र मनीषा के लिखे एक पुराने शेर पर पड़ी, जो उसने उनके शुरुआती दिनों में लिखा था। प्रेमनाथ की आंखों से एक बार फिर आंसू टपककर उस पन्ने पर गिर गए, जिससे स्याह होने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जिस दैवीय प्रेम का ढोंग रचा था, उसने वास्तव में एक हंसती खेलती लड़की को जीते जी मार दिया था। उनका वो अहंकार अब एक ऐसा बोझ बन चुका था जिसे उन्हें अपनी आखिरी सांस तक अकेले ही ढोना था। मनीषा अब उस नर्क से बहुत आगे निकल चुकी थी। उसने अपनी राख से एक नया पौधा उगा लिया था, जिसकी जड़ें अब किसी बूढ़े प्रोफेसर के सहारे की मोहताज नहीं थी। वो आज़ाद थी, अपने दुखों से भी और उस तथाकथित दैवी प्रेम के भ्रम से भी। तो दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।